हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आज मैं जो क्लास में लेकर के आई हूँ वो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो अब तक एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आज जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो यहीं तक किए हैं जहाँ तक मैंने अभी तक आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उससे आगे मैं आगे क्वेश्चन ऐड करूँगी। ये बीच में मैं इसलिए लेके आई हूँ कि जितने क्वेश्चन एक्चुअली आ चुके हैं उतने हम साथ के साथ करते जाएँ, ताकि बाद में एक साथ इकट्ठे ना हो या फिर ये ना हो कि क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आज लेकर के आई हूँ क्वेश्चन जो जितने भी अभी तक बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो सब, ठीक है। बहुत ही बेसिक और अच्छे इजी क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि सूक्ष्मजीवों के कहीं पे 3 प्रकार दे रखे हैं, कहीं 4 दे रखे हैं, कहीं 5 दे रखे हैं, क्योंकि वो सिलेबस वाइज डिवाइडेड होते हैं। ये कौन सी क्लास से कितना सिलेबस चलेगा और उसमें कितने प्रकार काम के हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हें आंसर देना है इसका वो है 6। मतलब सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मजीव मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो मतलब मैं पहले का अगर आंसर लगाना चाहूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6, ठीक है। सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं सूक्ष्मजीव का प्रकार है। मतलब मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे सूक्ष्मजीव जो दिए हुए ऑप्शन उनमें से सूक्ष्मजीव का प्रकार है। तो विषाणु लिखा हुआ है क के अंदर, ख के अंदर जीवाणु लिखा हुआ है, घ में कवक लिखा हुआ है और घ में उपयुक्त सभी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप सब भी अपना अपना टेस्ट करना है कि देखना है इन सबके आंसर बिना देखे देने की कोशिश करना। फिर देखना है कि आपको कितने आंसर याद आ रहे हैं अभी या फिर कितने आप कर पा रहे हो। इससे तुम लोगों को खुद का टेस्ट सेल्फ टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का प्रकार है, मैंने 6 प्रकार बता दिए थे, उनके नाम भी मैंने बता दिए थे और जीवाणु मैंने उसमें स्टार्ट भी करके रखा हुआ है। तो ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो तीनों ही जो चीज़ें प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पर सूक्ष्म जीव है यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इसके बारे में मैंने बहुत जोर लगा करके मैंने जितने भी इनके साइंटिस्ट थे उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बात की है। तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी उसी के ऊपर क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर पहला जो है वो टेमिन है, दूसरा लैम्बल ऑप्शन है, तीसरा फ्लेमिंग है और जो है वो क्या है? ल्यूवेनहॉक ने। तो आप लोगों को पता होगा कि ये सब किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। पिछली वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि उन्होंने कहाँ पे और कैसे की थी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों वीडियो भी देख करके आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जो लोग ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं पहले मेरे दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, उस क्विज को सॉल्व करिए और आगे की वीडियोस भी कंटिन्यू देखते रहिए। और अच्छे रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस को फॉलो करो। अगर आप एक दिन देखते हो 4 दिन नहीं देखोगे या फिर आगे की वीडियोस आप नहीं देखते हो तो इससे नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है। जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 4th है कि वास्तविक केंद्र मतलब रियल केंद्र किस में अनुपस्थित होता है। तो कल की क्लास में मैंने जीवाणु पढ़ाया था, आप लोगों को बैक्टीरिया पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि इनमें एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता। मतलब केंद्रक होता भी है तो वो इतना ज़्यादा वास्तविक रूप से प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम होता है कि यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो इसके अंदर जो केंद्रक प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते क्या है? न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, और उसको हम बोलते क्या है? न्यूक्लियोइड। अगर मैंने उसमें नहीं बताया नाम तो आप यहाँ से मेंशन कर लेना इसको, ठीक है। न्यूक्लियोइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन अपना, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। मतलब जो जीवाणु मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने उसके बहुत सारे कोशिकांग के बारे में बात किया था कि ये कोशिकांग उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी संरचना की जब हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि जीवाणु की जो कोशिका होती है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता? राइबोसोम्स होते हैं। मैंने बताया था कि जो ATS राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति भाई होती है, वो तो काइटिन जैसी होती है, ठीक है। काइटिन की बनी हुई होती है, कठोर होती है। सूत्रकणिकाएं और जीवदरी प्रेजेंट होता है, बट सूत्रकणिकाएं क्या होती है? वो एब्सेंट होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा इसका। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? सूत्रकणिकाएं नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अब इन सब में देखो कि सबसे ज्यादा इनका नंबर किसका प्रेजेंट है? शैवाल है, कवक है, कीट है और बैक्टीरियाज है। तो आप लोगों को पता है कि मिलियंस ऑफ नंबर किसका प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियाज का, यानी जीवाणु का प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक नंबर हो जाएगा किसका हो जाएगा? जीवाणु का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं आपको क्विज टाइम नहीं दे रही हूँ कि आप 2 सेकंड लो, अपने आप सोल्व करके देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। ये सब मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ क्वेश्चन बता करके। आप करिए
अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़िए इन सब चीज़ों को, वीडियोस को वापस से रिपीट पे देख लीजिए और ये क्वेश्चंस फिर से पढ़ लीजिए, इनको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि मैंने पहली लाइन लिखी थी कि जीवाणु पौधे नहीं होते हैं, यानी बैक्टीरियाज आर नॉट प्लांट। क्यों पौधे जैसा क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है जो कैसी होती है, पौधों जैसी होती है। जैसे पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, बट इनमें क्या होता है, इनमें काइटिन की बनी कठोर कोशिका भित्ति होती है, तो ये गति नहीं कर सकते। जैसे पौधे गति नहीं कर सकते वैसे क्या बैक्टीरियाज गति नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ जो कि गलत है, ठीक है। इसकी वजह से उनको पौधा जैसा नहीं माना गया है। या फिर दूसरा, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन के द्वारा गुणन करते हैं, तो प्लांट थोड़ी ना विखंडन के द्वारा गुणन करते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये सब रीजंस नहीं, यहाँ पे जो मेन रीजन है वो है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक आंसर किसमें अनुपस्थित होता है। ये आ गया सेकंड टाइम पे ये क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको सेकंड टाइम पे भी डाल दिया कि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये इसका आंसर हमने लगाया था से, जिसको हमने बताया था क्या, न्यूक्लियोइड्स, मतलब उसके केंद्र का नाम क्या होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेना आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, मतलब जीवाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही हो सकता है। तो सबसे पहला है कि जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जीवाणु स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्रतिजीवी होते हैं और क्या होते हैं, विविधपोषी भी हो सकते हैं। मतलब विविधपोषी कौन होते हैं, जो सब पे डिपेंडेंट होते हैं। तो स्वपोषी भी होते हैं, पर दूसरा ऑप्शन वो विविधपोषी भी होते हैं, मतलब मर्तोपजीवी, परजीवी, सब पे क्या होते हैं, सहजीवी सब होते हैं वो। तो विविधपोषी में वही आते हैं, ठीक है। स्वपोषी जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, विविधपोषी में जो सारे मृतोपजीवी सारे आते हैं, तो दोनों ही आ गए। सह में कौन है, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी भी होते हैं और किंतु स्वपोषी भी होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सह हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ये नहीं, तो सह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सा जीवाणु मानव आंत्र में सदैव पाया जाता है। तो मैंने कल आपको लिखवा दिया था कि कौन सा जीवाणु मानव आंत्र के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देखो विब्रियो कॉलरे का दिया हुआ है। अब जैसे पूरा नाम आ जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बहुत ऊपर से पढ़ के जाते हैं उनके लिए। थोड़ा सा अगर डिटेल आप वीडियो को टाइम दे करके देखोगे, नोट्स बना लोगे, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मेरे को भी मालूम है कि हम जब ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं तो हमें अगर उसका पूरा नाम आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी है क्या। तो ये तो फिर भी थोड़े से अनरिलेटेड नेम्स है, कई बार सेम रिलेटेड नेम्स आ जाते हैं और सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होती है। तो कितना डिटेल से और कितना ध्यान देकर के पढ़ने की जरूरत होती है साइंस को, तो वो यहाँ पर पता चल जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो कौन सा जीवाणु मानव आंत्र में सदैव पाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है पढ़ना। तो पहला दे रखा है विब्रियो कॉलोरी, ठीक है, जो कि नहीं होता है। बेसिलस एंथेसिस, ये भी नहीं होता है। एस्चेरिचियाई इकोलाई और लास्ट है ट्रेपोनेमा पैलिडम, तो ये भी नहीं है। तो एस्चेरिचियाई कोलाई क्या है, ये है ई कोलाई, जिसको हम क्या लिखते हैं, ई कोलाई। तो ये हो गया ना कंफ्यूजिंग। जिन बच्चों ने ई कोलाई देखा हुआ है बट कभी एस्चेरिचिया कोलाई नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए तो ये भी आंसर नहीं है। वो लोग तो सोचेंगे कि नहीं वो तो ई कोलाई होता है, जो यहाँ पर आया ही नहीं है क्योंकि ई है और यहाँ पर एस्चेरिचिया लगा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। कौन सा जीवाणु मानव आंत्र में सदैव पाया जाता है, वो होता है एस्चेरिचियाई कोलाई। कल ही बताया था मैंने, ई कोलाई होता है ये, ठीक है। उसके बाद में जीवाणु का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपने को जीवाणु का उदाहरण, तो मतलब देखो यहाँ पर ई कोलाई भी दे रखा है और लैक्टोबैसिलस भी दे रखा है। तो ये दोनों ही क्या है, बैक्टीरियाज है ना। तो दोनों ही क्या होते हैं, जीवाणु के उदाहरण है। तो यहाँ पर ग क्या हो जाएगा, के और बै दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि डेयरी के दूध व 12 नंबर क्वेश्चन है अपना। डेयरी के दूध व पादप उत्पादों का किण्वन करने वाले जीवाणु हैं। तो ये बहुत पता है कि हमें जो दूध होता है उसका किण्वन करके, मतलब उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करके उसका दही बनाने का काम कौन करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, राइजोबियम दे रखा है। तो क्या राइजोबियम करता है, क्या राइजोबियम का क्या काम होता है, पता है क्या सबको। वैसे हम पढ़ने वाले हैं, जब हम इनके लाभ और हानि पढ़ेंगे तब ये सारों के बारे में, राइजोबियम है, बेसिलस, एसिटोबैक्टीरियम, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेयरी से के दूध व पादप उत्पादों का किण्वन करने वाले जीवाणु होते हैं, वो कौन होते हैं, लैक्टोबैसिलस हो जाएंगे। वो कौन हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध से दही में उसका क्या कर देता है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन का काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन भी है आज के सेशन का। वो क्या है, सूक्ष्म जीवों से हानि है। तो हानि और लाभ आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ, बट थोड़ा सा जो तुम्हारा बेसिक नॉलेज में चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में कितना आइडिया है। तो खुद भी देखना कि आप लोगों को इसके बारे में कितना आइडिया है। तो सूक्ष्म जीवों से हानि है, रोग उत्पन्न करना, हाँ बिल्कुल, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे वायरस होता है, वायरस के बारे में आजकल कोविड-19 जो वायरस है उसकी वजह से कोरोना वायरस फैला हुआ है,
ठीक है, जिससे जो डिजीज़ हो रही है वो क्या है, एक सूक्ष्म जीवी है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो ये रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाएं, बिल्कुल ये खाद्य पदार्थों को सड़ा गला देते हैं, उनको हानि पहुंचा देते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना, बिल्कुल ये काम भी ये करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव तीनों ही तरीके के काम करते हैं, लाभकारी हानिकारक दोनों होते हैं। तो जब हानि कुछ इस तरीके की करते हैं और लाभ कुछ इस तरीके के करते हैं, तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट करके अच्छे से देखिए, पढ़िए और इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये सिर्फ अभी तक के जो अपना थोड़ा सा चैप्टर हुआ है उसी तक के क्वेश्चन आ चुके हैं, तुम्हारे पास 13 क्वेश्चन। उसके बाद में जैसे हमारा टॉपिक आगे जीवाणु और कंप्लीट होगा, उसके बारे में हम उसके आकार, आकृति और उसके प्रकारों के बारे में और क्या उसके लाभ और हानि के बारे में भी क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, इसे एक ही टॉपिक से मैं बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ। इससे आप कोई से भी लेवल के एग्जाम दे लेना, सारे क्वेश्चन इनके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसी के मिलेंगे, आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो होती है उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा ये क्लासेस करवाने का, ठीक है। थैंक यू।